अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। अच्छा, अब रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में जो है वो ये भी हो सकता है जनाब कि जैसे हमने रेटिनल वेन ऑक्लूजन पढ़ा था कि या तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हो गई है या कोई उसकी ब्रांच हो गई है। ठीक है, फीचर्स जो होंगे वो डिपेंडिंग अपॉन कि किस एरिया को इन्वॉल्व किया है। अगर ब्रांच को इन्वॉल्व किया तो सेगमेंटल होगा, अगर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हुई है तो पूरी के पूरे फंडस में पूरे के पूरे रेटिना में आपको फीचर्स मिलेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास जनाब फंडस है, ये ऑप्टिक डिस्क रही, और ऑप्टिक डिस्क में जनाब हमारे पास यहाँ से जनाब ये आर्टरी जा रही, ठीक है ना, ये आर्टरी यहाँ से जा रही। अगर खुदा ना खासा यहाँ से ब्लॉकेज है तो ये सेंट्रल कॉज होगा। अगर यहाँ से किसी ब्रांच में इसको ऑक्लूजन हो गया है दैट विल बी अ ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। आर्टरी ऑक्लूजन पहली बात तो हो क्यों रही है, फीचर्स क्या होंगे, हम बात की बात करते हैं। पहली क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी या ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो। मोस्ट कॉमन क्या होता है कि कोई ना कोई थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म। ठीक है, एम्बोलिज्म आपको पता है कि जनाब कहीं और से डिसलॉज हो गया है, थ्रोम्बस यहाँ पे एग्रीगेशन हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अगर वेसल, मिसाल के तौर पे मैं ये आर्टरी बताता हूँ, ये मेरी रेटिनल आर्टरी है, या तो जनाब इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑक्लूजन हो गई है। ऑक्लूजन कुड बी बिकॉज ऑफ, अगेन बता रहा हूँ, थ्रोम्बस यहीं पे हुआ है, एम्बोलिज्म कहीं और से आया है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जनाब हमारे पास क्लॉटिंग प्रोफाइल, हमारे पास जो है ना हाइपर विस्कोसिटी जो इश्यूज होते हैं, उसमें क्या होता है जनाब कि वो जा के उसको वो ब्लॉक कर देता है। जैसे हमारे पास फीलियाज हैं, उसके बाद हीमोफीलियाज हैं, सिकल सेल एनीमियाज हैं, तो इनमें क्या होता है क्लॉटिंग जो होती है ज़्यादा होनी शुरू होती है तो आर्टरी ऑक्लूड हो जाएगी। दो, तीसरी बात हमारे पास क्या हो सकता है कि आर्टरी जो है उसकी वॉल में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन होगा तो उसकी वॉल जो है वो थिक हो जाएगी, ल्यूमन पतला होना शुरू हो जाएगा, अगेन टर्बुलेंस डेवलप होगी, वहां पे एंडोथेलियम डैमेज होगा एंड थ्रोम्बस बन जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, ऑल ओवर ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, सिस्टमिक हाइपोटेंशन। ठीक, उसके अलावा क्या हो सकता है, वेजोस्पाज्म। तो जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म, सेकंड क्या हो सकता है हाइपर विस्कोसिटी थिंग्स, क्लॉटिंग प्रोफाइल जो है वो अब नॉर्मल हुई हुई है, ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है पेशेंट में, या इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई जिसकी वजह से ल्यूमन छोटा हो गया, ल्यूमन छोटा हुआ, टर्बुलेंस डेवलप हुई, एंडोथेलियम डैमेज हुआ और जनाब वहाँ पर एग्रीगेशन होनी शुरू हो गई। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर। चौथा क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, सिस्टमिक हाइपोटेंशन। जब ऑल ओवर ब्लड प्रेशर कम होगा, ऑल ओवर ब्लड फ्लो कम होगा तो आर्टरी को ब्लड कम पहुंचेगा। और इसके अलावा वेजोस्पाज्म। वेजोस्पाज्म क्या होता है, माइग्रेन कंडीशन में होता है कि यूजुअली हमारी जो वेसल्स होती हैं वो एकदम से कोलैप्स कर जाती हैं, या रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है, उसके अंदर भी वेसल्स ऑक्लूड कर जाती हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है जनाब, RAYNO, रेनॉल्ड्स, हाँ ऐसी कुछ स्पेलिंग है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वेसल्स होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं, वो उनका ल्यूमन छोटा हो जाता है। तो दैट वाज अबाउट कि भाई क्यों हो सकता है। अब अगर कोई पूछे कि भाई आपने इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करानी है, तो इन्वेस्टिगेशन जनाब ज़्यादातर हमारे पास कार्डियक फैक्टर कराना है। मतलब हमारे पास क्या होगा, हमने पेशेंट की पल्स देखनी है, हमने पेशेंट का बीपी देखना है, हमने पेशेंट का ईसीजी कराना है, हमने पेशेंट की एको करानी है। ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी से भी हमारे पास जो एम्बोलिज्म है वो डिसलॉज होकर आ सकता है, तो उसे हम कहते हैं कैरोटिड डॉपलर। ठीक है, कैरोटिड डॉपलर ये अल्ट्रासाउंड होता है, ये स्कैन करके बता सकता है आपको कि भाई यहाँ पे कहीं क्लॉट व्लॉट तो नहीं था। इसके अलावा क्या हो सकता है, क्लॉटिंग प्रोफाइल आप पेशेंट की करा लीजिए। ठीक है, उसके अलावा जनाब क्या है, सीबीसी करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा हाइपर विस्कोसिटी तो नहीं, पॉलीसिथीमिया तो नहीं है। देन यूसीई, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट आप कराएंगे पेशेंट का। ठीक, इसके अलावा हाँ उसके वो जो होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं आप पेशेंट की। ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज आप जहन में रख सकते हैं कि मेरे पास थ्रोम्बस को एक्सक्लूड करना है, एम्बोलिज्म को कर रहा है, क्लॉटिंग प्रोफाइल को कर रहा है, सिस्टमिक हाइपोटेंशन को रूल आउट करना है, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को देखना है मैंने, जो सीबीसी ESR वगैरह आप करा सकते हैं पेशेंट का, ESR करा सकते हैं आप पेशेंट का। ठीक, तो ये इसके मोटी मोटी इन्वेस्टिगेशंस हो गई। यूजुअली आर्टरी ऑक्लूजन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो आता है उसकी बड़ी वजह क्या होती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन के फीचर्स, एक वो होती है और एक होती है एमोरसिस फ्यूगस, दो, और तीसरा आता है ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। तो खैर अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में हम जब आर्टरी की बात करेंगे तो आर्टरी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ठीक है, उसको हम कहेंगे
एटीन्यूएटेड, ठीक है। आर्टरीज क्या होंगी, एटीन्यूएटेड, मतलब वो पतली हो जाएंगी। वेन्स क्या होंगी, वेन में क्या होता है बेटा, वेन में ना आपको वेन जाएगी और फिर एकदम से रुक जाएगी, पतली हो जाएगी, फिर डायलेट होगी, फिर पतली हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कैटल ट्रकिंग साइन या स्लजिंग, ठीक है, स्लजिंग भी कहते हैं, ठीक है। और DJING, हाँ। और दूसरा होता है कैटल ट्रकिंग, ये बात याद रखिएगा, कभी कभार MCQ में आ सकता है कि कैटल ट्रकिंग, ये यू है, ठीक है। कैटल ट्रकिंग साइन वेन से मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि जहां पर हमारे पास आर्टरी ऑक्लूजन हुई है, सपोज ये ऑक्लूजन होगी, इसका पूरा एरिया जहां उसने सप्लाई करना था ब्लड, वो एरिया क्या हो जाता है, स्कीमिया हो जाता है वहां पे। और वो एरिया क्या होता है, वहां पे एडिमा होके वो एरिया पैलर हो जाता है, वाइटिश हो जाता है, लाइट कलर हो जाता है। तो ये एरिया हमारे पास एडिमेटस हो जाता है, ठीक। तो ये अगर हमारे पास ब्रांच रेटिनल आर्टरी की बात करें तो एक सेगमेंट में हो जाएगा। और यही सारे फीचर्स अगर हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में कर रहे हैं तो फिर पूरा का पूरा रेटिना जो होगा वो पैलर हो जाएगा, बिल्कुल पीला हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि बिल्कुल सेंटर में यहां पर जहां पर हमारे पास फोविया होता है, ठीक है, फोविया जो है वो थिनेस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना या मैक्यूला आप कह लीजिए, थिनेस्ट पार्ट। अब याद रखिए कि रेटिना का अपना एज सच कोई कलर नहीं होता, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग। जो भी हमें रेड ह्यू मिल रहा होता है, ग्लो मिल रहा होता है, दैट कलर इज ऑफ कोरोइड, ठीक। अब पूरे का पूरा रेटिना जो है ना वो ब्लड ना मिलने की वजह से उसमें हो गया जनाब स्कीमिया, स्कीमिया लीड्स टू एडिमा, ठीक है। एडिमा से पूरा का पूरा रेटिना जो होगा वो वाइटिश हो जाएगा, लेकिन इतना एरिया जो होगा ना वो हमें रेड कलर का मिलेगा। उसूला मुझे रेड से लिखना चाहिए, मगर ये रेड बहुत अच्छा वहां पे आता नहीं है पिक्चर में। इसे हम कहते हैं चेरी रेड स्पॉट। तो चेरी रेड स्पॉट क्या चीज है, चेरी रेड स्पॉट इज द सेंट्रल थिनेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना, दैट इज फोविया। इन केस ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन पूरा का पूरा रेटिना पैलर हो जाता है और लाइट कलर हो जाता है, एडिमा हो जाता है बिकॉज ऑफ इस्कीमिया। तो यहां पे हमारे पास पीछे कोरोइड का कलर आ रहा होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ वीक्स बाद चेरी रेड स्पॉट भी गायब हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि चेरी रेड स्पॉट हमेशा के लिए नहीं रहता। चेरी रेड स्पॉट मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इट शोज द बैकग्राउंड कोरोइडल कहना चाहिए कि ह्यू कलर। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है जनाब, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हो गया, ब्रांच। अगर ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है तो पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी, हो सकता है कोई कंप्लेन ना हो, उसकी विजन खराब ही ना हो, अगर वो मैक्यूला उसने इन्वॉल्व नहीं किया है। अगर तो सेंट्रल हुई है तो फिर तो पेशेंट की विजन बिल्कुल काउंटिंग फिंगर या कभी कभार इससे भी कम होके कुछ पेशेंट तो NPL मतलब बिल्कुल नो परसेप्शन ऑफ लाइट होती है। और अगर किसी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में नो परसेप्शन ऑफ लाइट मिल रही है तो ऑलवेज कीप इन माइंड दो चीजें, एक जाइंट सेल आर्टराइटिस और दूसरा होता है कि भाई ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ना वही बंद हो गई है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी बंद हो गई है, ऑक्लूजन ऑप्थेल्मिक आर्टरी या जाइंट सेल आर्टराइटिस। ये वो दो कॉजेज हैं जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है, पेशेंट की विजन बिल्कुल ब्लाइंड कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं नो परसेप्शन टू लाइट या NPL, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जनाब फिर डिस्क आ गई, लेकिन 15 से 50% लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारे पास ये एरिया जो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये एरिया स्पेसिफिकली या स्पेशली सप्लाइड होता है या ब्लड सप्लाई होती है सीलियो रेटिनल आर्टरी, ठीक है। तो ऐसे में कभी कभार 15 to 50%, एवरेज में 30% लोग ले लेते हैं, तो सीलियो रेटिनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ये रेटिनल आर्टरी की ब्रांच नहीं है। तो लिहाजा जब रेटिनल आर्टरी बंद हो जाती है तो पूरा का पूरा पीला पीला मिल रहा होगा, लेकिन इतना एरिया कभी कभार आपको पिंकिश मिल रहा होता है। पिंकिश रेडिश कलर क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रेटिना पीछे का कोरोइड दिखा रहा है। इस कंडीशन में आपको चेरी रेड स्पॉट नहीं मिलेगा, इसे हम कहते हैं पेटेंट सीलियो रेटिनल आर्टरी। इन केस ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन कभी कभार विजन हमारे पास बच जाती है, वो होता है जब सीलियो रेटिनल आर्टरी हमारे पास सेंट्रल फोविया को सप्लाई कर रही हो।
ठीक है। इसके बाद एक फिनोमेना आता है, वो बुक में लिखा होगा, एमोरसिस फ्यूगस। एमोरसिस फ्यूगस क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए पेशेंट कहता है कि मेरी नज़र एकदम गायब हो गई, फिर ठीक हो गई। ठीक है, तो बेसिकली एमोरसिस फ्यूगस एमोरसिस फ्यूगस, ठीक है, ये एक्स है एस देख लीजिएगा, एमोरसिस फ्यूगस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है जनाब कि 3 बातें हमेशा जहन में रखिएगा कि ये इट विल बी पेनलेस, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिएंट, एंड देन हमारे पास जनाब पेनलेस, ट्रांजिएंट एंड मोनोऑक्युलर। अगर ये 3 बातें हैं तो दैट विल बी एमोरसिस फ्यूगस। मतलब एक पेशेंट आया कि मेरी एक आंख से थोड़ी देर के लिए नजर आना बंद हो गया, मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ, ना दर्द हुआ, और थोड़ी देर बाद मेरी नजर आना बेहतर हो गया। इट मींस कोई ना कोई सर्कुलेशन, इसकी भी 5-6 वजूहात हैं, कोई थ्रोम्बस है, कोई एम्बोलिज्म है, कोई जनाब क्लॉटिंग प्रोफाइल प्रॉब्लम्स हैं, वेसोस्पाज्म का प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी ऐसी कंडीशन, या हीमोडायनेमिकली एकदम से जो है इंट्राऑक्युलर प्रेशर कम हो गया, सॉरी हीमोडायनेमिकली हमारे पास ब्लड सप्लाई कम हो गया। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए रेटिना को सप्लाइड ब्लड रुक गया, लेकिन फिर थोड़े वापस में कवर अप हो गया। तो एमोरसिस फ्यूगस इज बेसिकली अ मोनोऑक्युलर पेनलेस ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन, जो यूजुअली खुद रिकवर हो जाती है। तो आप पेशेंट को देखते हैं तो आपको कुछ भी इसमें फीचर्स नहीं मिलते। ठीक, अब मैं आपको दोबारा से फीचर बता रहा हूं कि ये हमारे पास जनाब मिसाल के तौर पे फंडस है, इसमें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो गई है या ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो गई, डिपेंडिंग अपॉन के ब्रांच है तो एक सेगमेंट होगा, सेंट्रल है तो पूरा होगा। ब्रांच में क्या मिलेगा हमें, आर्टरीज क्या हो जाएंगी, शाबाश, एटीन्यूएटेड। वेन्स क्या हो जाएंगी, उसमें क्या मिलेगा, साइन मशहूर कैटल ट्रकिंग। ठीक है, कभी कभार उसमें एम्बोलिज्म नजर आ जाता है यहां पे, तो उसको आप लेजर कर सकते हैं। वो जो लेजर होता है उसको हम कहते हैं एनडी यैग लेजर। ठीक है, वो एम्बोलिज्म को तोड़ देता है या डिसलॉज कर देता है। उसके अलावा जिस एरिया को सप्लाई करना था वो एरिया क्या हो जाता है, वाइट हो जाएगा, एडिमेटस हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्कीमिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हमारे पास होती हैं वो एरिया वाइट हो जाएगा। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन होगी तो पूरा का पूरा जो होगा वो सिवाय फोविया के पीला नजर आ रहा होगा, वो फोविया कहलाएगा चेरी में डबल आ रहा था, चेरी रेड स्पॉट। ठीक है, कभी कभार 15 to 50% लोगों में सीलियो रेटिनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, उसमें पेशेंट की विजन बच जाती है। ठीक, उसके अलावा इसमें कुछ लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बुक में लिखा भी हो गया कि एमोरेटिक प्यूपल। ये क्या होता है, ये है जनाब relative afferent pupillary defect in case of central retinal artery occlusion। ठीक है, पेशेंट का RAPD मिलता है, that is relative afferent pupillary defect। ठीक है जनाब, तो दैट वाज अबाउट कि जनाब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द प्रेजेंटेशंस, और उसके बाद आपको फीचर्स में क्या क्या मिलेगा, पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा। अब इसकी आ जाती है ट्रीटमेंट। ठीक, ट्रीटमेंट में बहुत सारे स्टेप्स करने होते हैं आपने, जो मोटे मोटे याद करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें 2-3 बातें ध्यान में रखें। एक ये कि हमने वेजो डायलेशन करनी है, वेसल्स को डायलेट करना है। वट एवर वी आर गोइंग टू डू इज टू मेक द वेसल्स डायलेट, ताकि एम्बोलिज्म थ्रोम्बस आके डिसलॉज हो जाए। ठीक, दूसरी बात, इंट्राऑक्युलर प्रेशर कम करना है। ठीक, अब इंट्राऑक्युलर प्रेशर क्यों कम करना होता है, जब इंट्राऑक्युलर प्रेशर कम होता है तो वेसल्स में पल्सेशन होके और वो डिसलॉज हो सकता है। ठीक, अब आपके पास क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। नंबर 1, सबसे पहले जैसे एक पेशेंट आया आपके पास और जनाब आपके कहना चाहिए कि उसको आपको लगा एग्जामिनेशन के बाद कि जनाब सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन है। अब मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ, करना क्या है आपने, फिर मैं लिख दूंगा इसको। जैसे पेशेंट आया फौरन के फौरन आपने पेशेंट को कहा भाई ठीक है इसे काउच पे लिटा दो, नंबर 1 सही है। सेकंड, आपने क्या किया, इसकी आंख में प्रेशर रिड्यूसिंग मेडिसिन एप्राक्लोनेडिन डाल दी या कोई और बीटा ब्लॉकर दवा डाल दी ताकि उसका प्रेशर कम हो जाए। जुबान के नीचे एक गोली रखवा दी, जो हमारे पास ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो होती है ना, जो जुबान के नीचे रखते हैं एंजाइना के अंदर, वही आपने उसको गोली रखवा दी। और अपने दोस्त को बोला कि या अपने आपका जो भी असिस्टेंट काम कर रहा है आपके साथ, उसको बोला जल्दी से IV लाइन मेंटेन करो। ठीक, पेशेंट लेटा,
आपने एक ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की गोली रखा दी, आँख में ड्रॉप्स डाल दिए, इसके बाद आपने आँख का मसाज करना है। ठीक है, आँख को मसाज करना है, इस तरह से करते हैं कि 10 से 15 मिनट तक मसाज करेंगे, फिर 5 सेकंड के लिए रोकेंगे, फिर 15 सेकंड मसाज करेंगे, 5 सेकंड के लिए रोकेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप थोड़ी देर के लिए जो ब्लड वेसल है, जो आर्टरी, उसको ऑक्लूड कर रहे हैं और फिर एकदम से छोड़ते हैं, तो उसका जो गश ऑफ ब्लड है वो थ्रोम्बस को, वो एम्बोलिज्म को आगे पुश कर देगा। ठीक, आप मसाज कर रहे हैं, कम से कम आधा घंटा तो उसको करना पड़ेगा, 15 सेकंड तक, और मसाज करेंगे, 5 सेकंड रिलीज करेंगे, 15 सेकंड मसाज करेंगे, 5 सेकंड रिलीज करेंगे। ठीक, इतने में ये हो रहा है। इसके बाद आपने क्या किया कि जब IV लाइन मेंटेन हो गई तो आपने पेशेंट को मैनिटॉल लगा दी, दैट इज अ हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट। ठीक है, उसने इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करना है। ठीक, उसके अलावा इंट्रावीनस एसिटाज़ोलामाइड भी दे सकते हैं, जो AZM के नाम से भी, वो तो ओरल टैबलेट्स होती हैं, वरना एसिटाज़ोलामाइड दे सकते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करने के लिए। इसके अलावा क्या करते हैं, पेशेंट को बोला भाई कोई, या आपके अटेंडेंट जो हैं और साथ काम कर रहे हैं उनसे बोलेंगे कोई पेपर बैग लेके आए, पेपर बैग ला के उसको बोलेंगे इसमें सांस लो और बाहर निकालो पेपर बैग के अंदर। उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उस बैग के अंदर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वेजोडाइलेशन करती है। ठीक, इसके अलावा क्या होगा जनाब, आपने सारी चीज़ें कर दी, हाँ, और ऑक्सीजन लगा दी। इसकी ये खास ऑक्सीजन होती है जिसको हाइपर बैरिक ऑक्सीजन कहते हैं, मैं सारे लिख के भी दूंगा आपको, लेकिन एक पूरी कहानी सुनाने के लिए हाइपर बैरिक ऑक्सीजन। ठीक है, वो आपने पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दी। और अगर इससे भी काम नहीं चला तो फिर आपने क्या करना है, एंटीरियर चैम्बर पैरासिंथेसिस, हल्का सा आपने निक देना है एंटीरियर चैम्बर में। एंड फाइनली फौरन आपने पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर कर देना है और स्ट्रोक यूनिट को रेफर कर देना है। ये 2 जगहों पे भेजना जरूरी है, क्योंकि अगर वो थ्रोम्बस डिस्लॉज जो है या वो एम्बोलिज्म जो घूमता घुमाता आ रहा है, वहां से जाने के बाद वो हार्ट में या ब्रेन में चला जाए, तो फिर क्या हो सकता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। नाउ आई एम राइटिंग ऑल दी स्टेप्स। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स। नंबर 1, मेक पेशेंट सुपाइन। ठीक है, मैं लिखता चलाता हूं, आप जहन में रिवाइज करते रहिए। सेकेंड चीज क्या हो सकती है भाई, IOP रिड्यूसिंग आई ड्रॉप्स। ठीक, तीसरा काम क्या हुआ, आपने जनाब ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट की सब लिंगुअल टैबलेट रखवा दी। ठीक, उसके बाद आपने किसी को बोला भाई जल्दी से जाके IV लाइन मेंटेन करो। क्यों IV लाइन मेंटेन करेंगे, क्योंकि आप इसको एसिटाज़ोलामाइड लगाने वाले हैं, और थोड़ी देर बाद हो सकता है आप इसको मैनिटॉल भी लगा दें। ये हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट है जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करेगी। ठीक है, 5वें स्टेप में क्या करेंगे, आपने जनाब ऑक्यूलर मसाज शुरू कर देना है। ठीक है, ऑक्यूलर मसाज 15 सेकंड दबाइए, 5 सेकंड रिलीज कीजिए। छठे में क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन लगा देनी है। इस ऑक्सीजन को कहते हैं हाइपर बैरिक ऑक्सीजन। ठीक है, 95%, इसको कार्बोजिन भी कहते हैं। ठीक, इसको कार्बोजिन के नाम से भी कहा जाता है, उसकी फॉर्मूला छोड़ दें फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन लगा दी, कार्बोजिन लगा दी। इसके बाद जनाब आपने क्या किया, इसके बाद जनाब पेपर बैग, यस पेपर बैग। 7वां स्टेप क्या हो गया, पेपर बैग में आपने कहा कि भाई एक्सेलेशन करते रहें, उसको एक्सेल करते रहें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाए। सही, उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि एंटीरियर चैम्बर की आप पैरासिंथेसिस कहते हैं बेटा, इसको पैरासिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम फंडस को देखते हैं और हमें आर्टरी ऑक्लूजन के सारे फीचर्स मिलते हैं और कहीं ना कहीं हमें वो एम्बोलिज्म नजर आ जाता है, एम्बोलिज्म, तो हम उसको ND YAG लेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जनाब क्या करना है, रेफर पेशेंट टू कार्डियोलॉजिस्ट एंड स्ट्रोक यूनिट। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। इसमें मेरे ख्याल से सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। और ये जो हाइपर बैरिक ऑक्सीजन है बेटा, इसमें 95% ऑक्सीजन होती है एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड। तो दैट वाज ऑल अबाउट रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। थैंक यू।